हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिटी टीचिंग पॉइंट पर। जैसा कि आपके सामने अभी का जो कक्षा तैयार है, मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि आपका जो अभी कक्षाएं चल रही है, ये आपका अब तक जो लगभग फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड भी आपका रिलीज कर दिया गया है। अब जो आपके सामने कक्षाएं आ रही है, ये बेहद ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहिए, ये आपके जो पेपर 2 से रिलेटेड है, ST, याद रखिएगा। ये आपके पेपर 2 से हूबहू ये आपको VVI प्रश्न को लिखेगा आप, ये आपके पेपर में हूबहू ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आज जो आपकी कक्षाएं तैयार है, ये आपके लगभग 30 क्वेश्चन को कवर करने का कार्य करेगी। और ये 30 क्वेश्चन आपको इसमें से आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जो समाज सुधारक या शिक्षा के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया, या समाज का जिन्होंने अवलोकन कर और समाज सुधारने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी, तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में की थी। अगर आपसे पूछ ले आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा वो भी आपके राजा राम मोहन राय ने की। और कब की, तो 1815 ईस्वी में। इनसे रिलेटेड ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न भी है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर आपसे पूछ ले कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने की। और कब की, तो 1815 ईस्वी में की। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना आपके डॉक्टर आत्मा राम ने की थी। किसने की थी, तो याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मा राम ने की थी। अब इसके बाद मैं बात कर लूं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से आपके ढेरों सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि आपके दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। याद रखिएगा इसका असल नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो आपका इसका मूल नाम था मूल शंकर। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके बचपन के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा इसके बचपन के गुरु थे पूर्णानंद जी। कौन, याद रखिएगा इनके बचपन के गुरु किनके, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन के गुरु थे पूर्णानंद दयानंदवती। अब याद रखिएगा कि इसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा बिरजानंद। कौन थे, तो याद रखिएगा बिरजानंद स्वामी दयानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर हम बात कर लें कि स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा दिया, उनका क्या वचन था, तो याद रखिए उसका दिया हुआ नारा है वेदों की ओर लौटो। क्या, याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया, तो वेदों की ओर लौटो। इसे याद रखिएगा। स्वामी दयानंद से कई बार कई तरीके के प्रश्न पूछे गए, और स्वामी दयानंद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एनसीईआरटी में थे, उन सबको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और उम्मीद कि आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं बात कर लूं कि जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1818 ईस्वी में की, तो कहता है ब्रह्म विरोधी धर्म सभा के संस्थापक जो इन समाज के विरोधी थे, इनकी स्थापना करने के बाद इन समाज के जब विरोधी थे, तो याद रखिए ब्रह्म विरोधी धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा कि राधा कांत देव थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना पर अपना विरोध किया था। अब मैं बात कर लूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। गोवा की लड़ाई, तो याद रखिएगा कि गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार किया था, अर्थात अपना कब्जा किया था, तो याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी में किसने, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना
अधिकार किया था। अगर कब लड़ाई हुई तो 1510 में, और उसी वर्ष लड़ाई के उपरांत वहां पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया, जिसे आप कब्जा बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग वो इंपोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो हर वर्ष आपके सीटेट में इन सब से रिलेटेड पूछा जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग एशिया एवं उत्तरी अमेरिका की। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग कौन करता है? अगर आपसे पूछ ले कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो याद रखिएगा कि बेरिंग जल डमरू के नाम से एक स्थान है जो उन दोनों को अलग करता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये याद रखिएगा कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा, अगर पूछ ले आप कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा किसके बीच की सीमा को निर्धारण करता है, या अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच है, तो याद रखिएगा आप कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा ये आपका किसका निर्धारण करता है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को निर्धारण करता है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके बाद मैं बात कर लूं समानांतर रेखा की, कितना 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की समानांतर रेखा को 38 डिग्री के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा रेखा को कौन निर्धारण करता है। ऑप्शन में दे देगा आपको 49 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए उत्तर और दक्षिण कोरिया को समानांतर कितना डिग्री अलग करता है, तो याद रखिएगा 38 डिग्री अक्षांश से। अब इसके बाद में बात कर लूं एंडीज, याद रखिएगा एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिसर्च के बाद ये सब प्रश्न आपके सामने लाए जाते हैं, बहुत ही खोज करने के बाद। याद रखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछ ले और आपसे दे देगा कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या आपसे पूछ ले क्या एशिया, अफ्रीका, तो याद रखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राकीस पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा ये नाम आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा, राकीस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, याद रखिएगा राकीस पर्वत श्रेणी आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है? राकीस पर्वत श्रेणी आपका उत्तरी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछ ले कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर वीवीआई लगाइएगा कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि आपके दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में यानी दुनिया में सर्वाधिक कॉफी कौन देश उत्पाद करता है, सबसे ज्यादा कॉफी, ये चाय की बात कर ले, कौन उत्पाद करता है, तो याद रखिएगा वो है आपका ब्राजील। अगर आपसे पूछ ले कि ब्राजील कौन से महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। अगर मैं बात कर लूं कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किस पर्वत को कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन पे वीवीआई लगाइएगा और नोटबुक में नोट करते जाइएगा कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किस पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार बोलिमिया पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा कि बोलिमिया पठार को क्या कहा जाता है, तो खनिजों का भंडार कहा जाता है। और अगर आपसे सीधे में पूछ ले कि बोलिमिया पठार, क्योंकि ये आपका विश्व प्रसिद्ध है, आपसे पूछ ले कि बोलिमिया पठार कहां पर है, तो याद रखिएगा वो है आपका दक्षिण अमेरिका में। आपको दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अटाकामा, नाम याद रखिएगा कि अटाकामा रेगिस्तान कहां पर है, अटाकामा रेगिस्तान कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि अटाकामा रेगिस्तान कहां है, तो वो है आपका दक्षिण अमेरिका में। और बता दूं कि भारत आने वाला, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि भारत आने वाले
प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो याद रखिएगा वो है आपका रॉल्फ पिंच। कौन थे? रॉल्फ पिंच। याद रखिएगा कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे आपके रॉल्फ पिंच। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा हीरालाल जे कान्या, जो आपके कौन है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में मुख्यमंत्री अर्थात भारत में बनने वाली प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, भारत में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा वो है आपका सचेता कृपलानी। याद रखिएगा कौन है? तो सचेता कृपलानी। अब मैं इसके बाद बात कर लूं कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, ये आपने क्या जाना कि ये थी आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की। और आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा वो है आपका फातिमा बीबी। तो उसके बाद में बात कर लूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अक्सर बताता हूं कि ये आपकी जितने भी पैटर्न और ये जितने भी पॉइंट और प्रश्न आपके सामने हैं ये सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड आप बात कर लेते हैं। कहता है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा सन 1961 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। और किसने की? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब? तो 1920 ईस्वी में। अब मैं आपको बता दूं ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने बताए गए हैं ये आपके सीटेट के सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और मैं बता दूं जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम है जैसे बिहार बोर्ड और इंटरमीडिएट, इन सब के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कक्षाएं मैंने आपको बताई थी कि आपके एसएसटी से, मैं आपको बता दूं एसएसटी का जो प्रश्न बनता है जो आपका सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस का कोई सीमित सीमा नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ ईवीएस की कक्षा में मैंने बताया था कि ईवीएस इन चैप्टरों से अक्सर सवाल पूछा करती है सीटेट, तो आपको उन सभी चैप्टर को कवर कराने का प्रयास किया गया। लेकिन एसएसटी अर्थात सोशल साइंस, इनका प्रश्न कहां से बनेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपका हर वर्ष सीटेट में जिस बात कर ले जिस साइड या जिस एरिया से जो प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं उसी के तय से लिया हुआ कुछ प्रश्न है जो कुछ प्रीवियस में पूछे गए भी हैं और कुछ इस बार पूछा जा भी सकता है। ये आपके लिए बहुत ही वेटफुल होगा और इसे आप 2-3 मरतबा देखें और आप इसे जो है अपने नोटबुक में भी नोट कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।